गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजीत और एक बार फिर से आप लोग जुड़ गए हैं संजीत WWTC से। और आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 पॉलिटी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, पिछले क्लास के वीडियो में हम लोग श्रीलंका और बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन के बारे में बहुत ही डिटेल से हम लोगों ने बात किया था, समझे थे कि किस प्रकार से श्रीलंका की जातीय बनावट रहती है, किस प्रकार से बेल्जियम की जातीय बनावट रहती है ना। इन सारी चीज़ों को हम लोग भली भांति समझ चुके थे। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि श्रीलंका की सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पे क्या दुष्परिणाम सामने को आता है। और दूसरी ओर हम लोग देखेंगे कि बेल्जियम की जो सरकार रहती है वो अपने यहाँ किस प्रकार से शासन व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ती है, किस प्रकार से वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस को रेगुलेट करती है, किस प्रकार से वो संविधान में एक के बाद एक कई संशोधन करते हैं, और जिस वजह से बेल्जियम में किसी भी प्रकार का कोई दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलता है। आज इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है ना। बच्चों एक बात और मैं आप लोगों को कह दूं कि ये जो टॉपिक है न केवल इस चैप्टर के लिए मायने रखती है, बल्कि इस क्लास 10 के पॉलिटी में कई ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर आपको श्रीलंका और बेल्जियम का उदाहरण के द्वारा आपको समझाया जाएगा, है ना। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकियों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं और हम लोग अपनी क्लास को बिगिन करते हैं। ठीक है, आइए देख पा रहे होंगे आप लोगों की लिखा हुआ है, पहला टॉपिक है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि श्रीलंका की सबसे बड़ी जो जाति थी वो क्या थी अब बच्चों, तो सिंगली जाति थी। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा यदि परसेंटेज था तो वो किनका था, सिंगलियों का था, 74%, है ना। और जबकि तमिलों का परसेंटेज जो था वो कितना था, 18% था। यानी कि अल्पसंख्यक जो थे वो कौन थे, तमिल, और बहुसंख्यक जो थे वो कौन थे, सिंगली जाति, है ना। तो वही बात है कि बहुसंख्यक मतलब जब संख्या के आधार पे किसी भी देश में भेदभाव होने लगे, उसके संख्या के आधार पे उसके हित की बात की जाने लगी, उसके लिए अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाने लगे, तो ये सिचुएशन को क्या कहा जाता है, बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। इस सिचुएशन को हम लोग बहुसंख्यकवाद कहेंगे, है ना। और किसी भी देश के लिए बहुसंख्यकवाद बहुत ही खतरनाक होता है। देखिए एक तरह से यदि समझा जाए तो बहुसंख्यकवाद भी बहुत खतरनाक है, लेकिन अति अल्पसंख्यकवाद भी बहुत खतरनाक है। इसलिए बीच का रास्ता जो है वो अपनाना चाहिए और ऐसी सरकार की नीति होनी चाहिए जिससे देश के सभी जनता का, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो, सबका कल्याण हो। किसी के अंदर किसी की भावना, किसी की संस्कृति को किसी भी प्रकार से ठेस ना पहुंच सके, है ना। कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि देश के हर एक व्यक्ति, है ना, देश के रिमोट कॉर्नर तक किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास ना हो। जिस दिन किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी समुदाय के अंदर ये बेगानेपन की भावना आने लग जाएगी ना बच्चों, तो उस दिन उस देश की एकता और अखंडता पर खतरा मंडराने लगेगा। आज हम लोग इस क्लास में न केवल क्लास करेंगे बल्कि हम लोग अपने लिए भी एक सबक लेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं कि 1948 आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि 1948 ये वो ईस्वी है, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि जब श्रीलंका जो है वो क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, है ना। कि 1948 में श्रीलंका जो है वो आज़ाद होती है, ठीक है। और 1956 में देखिए क्या क्या वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि श्रीलंका में सिंगली भाषा, जो किनकी भाषा है, सिंगली जातियों का, जिनका परसेंटेज जो है मैं बताया था कितना है, 74%। टोटल कितना है उनका परसेंटेज, 74%। और उनकी भाषा है सिंगली भाषा, और इसी सिंगली भाषा को श्रीलंका का एकमात्र राजभाषा बना दी गई। अब आप सोचिए, श्रीलंका में तो तमिल भी थे, श्रीलंका में तो
मुस्लिम भी थे, श्रीलंका में तो आपके ईसाई भी थे, लेकिन उन सबों की भाषा को दरकिनार करके केवल सिंगली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। बच्चों ये कोई बड़ा चीज़ तो है क्या? बिल्कुल बड़ा चीज़ है। भाषा ही किसी की भी पहचान होती है। भाषा का सीधा संबंध संस्कृति से होती है। आज हम लोग देखें भारत में ही, भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें तो यदि आप देखोगे पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के लोगों की भाषा जो है वो बांग्ला है, और उनकी बांग्ला भाषा उनकी बांग्ला संस्कृति से सीधा कोरिलेट करती है। हम लोग गुजरात जाते हैं तो गुजरात की जो भाषा है गुजराती है, और गुजराती संस्कृति उससे कोरिलेट करती है। बिहार से आप यदि जोड़ोगे तो बिहारियों की भाषा भोजपुरी, मैथिली, विभिन्न प्रकार की भाषा, और कहीं ना कहीं इससे उनकी संस्कृति जुड़ी होती है, इससे उनकी पहचान जुड़ी होती है। और श्रीलंका की सरकार के द्वारा बच्चों यही गलती कर दी गई कि सिंगलियों का ही एक सिंगली जाति की जो अपनी एक भाषा थी, उसी एक भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। तो बाकी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि तमिलों के मन में क्या फीलिंग्स आएगा, है ना। इसके अलावा सबसे खतरनाक आप देख पा रहे होंगे कि विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंगली जाति को प्राथमिकता, ये लो, यानी कि वहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ में किन किन बच्चों का एडमिशन होगा जो सिंगली जाति के हैं, जो सिंगली भाषा के हैं। इसके बाद एजुकेशन के बाद आप समझिए तो नौकरी में भी, गवर्नमेंट जॉब्स में भी पहले प्रायोरिटी किन को है? सिंगली भाषी को, सिंगली जाति को। तो बाकी तमिल वाले जो हैं तो क्या वहाँ पे भुट्टे बेचने के लिए हैं? आखिर उनका भी तो राइट है, वो भी तो उस देश के नागरिक हैं, उनको भी तो शिक्षा पाने का अधिकार है, उनका भी तो राइट है भाई कि वो भी सरकारी नौकरी को हासिल कर सके। लेकिन नहीं, 1956 में जो वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स बनाई गई उसके अकॉर्डिंगली क्या कर दिया गया कि विश्वविद्यालयों में, सरकारी नौकरियों में प्रायोरिटी सबसे पहले किन को मिलने लगा? सिंगली जाति को। आप फिर से भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि भारत की सरकार के द्वारा यदि ऐसा कोई कानून बना दिया जाए कि किसी खास समुदाय विशेष के लोगों को ही पहले यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में एडमिशन होगा, गवर्नमेंट जॉब्स में पहले इनको आरक्षण मिलेगा, बचेगा तो बाकी लोगों को मिलेगा, तो आप समझ सकते हो कि भारत में क्या हो सकता है ना। तो आप समझ सकते हो कि श्रीलंका के तमिल लोगों का फीलिंग्स क्या हो रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया, बौद्ध धर्म को सरकार के द्वारा संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन दिया गया कि नहीं, बौद्ध धर्म की सरकार जो है वो डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। जबकि आप देख सकते हो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत में किसी भी धर्म के लिए कोई खास कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर श्रीलंका में बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया जाने लगा, उसको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाने लगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों अब क्या होने वाला है? तमिलों को लगेगा यार हम इधर क्यों आए हैं, हमारा तो इधर कुछ है ही नहीं। तो बिल्कुल आप सही समझ पा रहे हो। और देखिए क्या होता है बच्चों कि तमिल लोगों में बेगानेपन का, एलिनेशन का जो फीलिंग है, एलिनेशन का फीलिंग, बेगानेपन का है ना, अपनेपन का नहीं, बेगानेपन का फीलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है ना। और ये फीलिंग किन में है? श्रीलंकाई तमिलों में, है ना। और जब ऐसा होने लग जाए तो फिर आप समझ सकते हो कि रिश्ते में जो मिठास है वो मिठास खत्म हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आपस की दूरियां जो है वो बढ़ने के लिए शुरू हो जाएगी, है ना। और इसी प्रकार से 1980 के डिकेड आते आते ये तमिल लोग जो है वो अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिए, और ये लोग जो है वो श्रीलंका के नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट, आपको मैंने पिछली वीडियो में मैप से दिखाया था कि श्रीलंका का उत्तर और ये पूर्वी भाग में ही ज़्यादा तमिलों का परसेंटेज था। तो इस क्षेत्र को वे लोग एक स्वतंत्र तमिल ईलम यानी कि स्वतंत्र राज्य का डिमांड करने लगा कि भैया आप हमको दे दो, अपने में से तो पार्टिसिपेशन दे नहीं रहे हो, अपने में तो भागीदारी दे नहीं रहे हो, तो हम लोगों के लिए एक अलग ईलम का गठन कर दिया जाए। लेकिन श्रीलंका के तमिलों की इस मांग को भी सिंगलियों के द्वारा क्या कर दिया जाता है? नकार दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और उसी का दुष्परिणाम होता है बच्चों कि 1992 में श्रीलंका में सिविल वॉर, है ना, सिविल वॉर
शुरू हो जाता है, यानी कि गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि श्रीलंका में जो सिविल वॉर स्टार्ट होती है वो किन के बीच में होती है? तमिल और सिंगलियों के बीच में। सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध, गृह युद्ध मतलब देश के भीतर के ही दो समुदाय के लोग आपस में लड़ने शुरू कर दे। जैसे आपके घरों में भी कभी कभी होता होगा, मम्मी और पापा के बीच में या भाई बहन के बीच में भी हो जाता है, तो वो भी एक लड़ाई जो है एक प्रकार का सिविल वार है, ठीक है। तो ये जो सिविल वार था वो मम्मी पापा की लड़ाई के जैसा नहीं था, बहुत खतरनाक रूप ले लिया बच्चों, है ना। और श्रीलंका में जो सिविल वार हुआ वो काफ़ी खतरनाक हो गया, जो देश के लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक, रोजगार, स्वास्थ्य, हर चीज़ को वो बहुत ही प्रभावित किया। बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए, बहुत सारे लोग जो है वो श्रीलंका को छोड़कर चले गए। तो ये तो हुआ बच्चों कि श्रीलंका की सरकार ने जो बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया उसका क्या दुष्परिणाम हुआ। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि बेल्जियम ने किस प्रकार से समझदारी दिखलाई। इसीलिए मैंने आज का टॉपिक बनाया हूं कि बेल्जियम की समझदारी, कि बेल्जियम की सरकार ने किस प्रकार से अपने देश को आग में झोंकने से बचा लिया, देश के लोगों को आपस में टूटने से बचा लिया। तो देख पा रहे होंगे आप लोग कि 1970 टू 1970 टू 1993 के बीच में 4 बार संविधान में क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। संशोधन मतलब वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स अमेंडमेंट किए गए ताकि वहाँ के लोगों में किसी भी प्रकार का बेगानेपन का एहसास न हो सके, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या क्या संशोधन किया गया। तो पहला प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार में वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, बेल्जियम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसमें मंत्रियों की संख्या जो है वो इक्वल होगा। कैसा होगा? इक्वल होगा। चाहे वो डच भाषी हो चाहे वो फ्रेंच भाषी हो, तो दोनों मंत्री समान रहेंगे। यानी यदि 20 मिनिस्ट्री देना है, यानी 20 मंत्रियों को बनाना है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो 10 जो है वो डच के होंगे और 10 जो है वो फ्रेंच के भाषी होंगे, ठीक है। साथ ही साथ एक और प्रावधान किया गया बच्चों कि बेल्जियम में कोई भी विशेष कानून तभी बन सकता है, स्पेशल लॉ तभी बन सकता है जब दोनों भाषा के लोग उस पे एग्री हो। यानी किसी को नाराज करके वहां पे कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है। तो है ना बच्चों, वहां पे ख्याल रखा गया डच का भी और फ्रेंच का भी। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि शक्तियों का विभाजन, कि शक्तियों का विभाजन जो है वो वहां पर किस प्रकार से किया गया, ठीक है। किस प्रकार से किया गया बच्चों? तो आप लोग देख रहे होंगे कि वहां पे शक्तियों का विभाजन किया गया, यानी कि केंद्र सरकार सारे पावर अपने हाथ में सेंट्रलाइज करके नहीं रखी, बल्कि अपने पावर को डिसेंट्रलाइज किया, पावर को अपने से नीचे के गवर्नमेंट के बीच में भी वो डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसा कि आप समझ सकते हो कि भारत में केंद्र सरकार है, उसके भी कुछ पावर्स हैं, उसके बाद राज्य सरकार है, उनको भी अपना कुछ विशेष अधिकार है। उसके अलावा यदि भारत में देखिए तो तीसरे स्तर की भी जो सरकार है, जैसे लोकल गवर्नमेंट है ना, शहरों में नगर निगम, नगर पालिका है ना, और ग्राम पंचायत जो गांवों के लिए होती है। तो सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। ऐसा नहीं कि केंद्र में भाई मोदी जी की सरकार है तो सारा पावर अपने हाथों में लेके बैठे हैं, नहीं, हमारे यहाँ पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया। ठीक उसी प्रकार से बेल्जियम में भी शक्तियों का क्या किया गया? विभाजन किया गया, यानी कि वहाँ के जो रीजनल गवर्नमेंट्स थे, क्षेत्रीय सरकार थे, उनको भी कुछ ना कुछ पावर्स दिए गए। ठीक है, आइए तीसरा क्या अमेंडमेंट किया गया? तीसरा अमेंडमेंट किया गया बच्चों कि वहां की ब्रुसेल्स की सरकार, ब्रुसेल्स याद होना चाहिए बच्चों कि बेल्जियम की जो राजधानी थी वो क्या थी? ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का भी राजधानी कहाँ का, सॉरी हेडक्वार्टर्स होता वो कौन था? ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में जो सरकार थी वहां पर सरकार में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से डच और फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या को समान रखा गया। ठीक है, देखिए मैं बताया था कि पूरे देश के लेवल में यदि कहा जाए तो डच भाषी जो थे वो बहुसंख्यक थे, लेकिन ब्रुसेल्स में डच भाषी जो थे वो अल्पसंख्यक हो गए थे।
तो जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच को इक्वल पार्टिसिपेशन मिला, ठीक उसी प्रकार से ब्रुसेल्स की सरकार में भी डच और फ्रेंच भाषी लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन दिया गया। मतलब किसी भी प्रकार से वहां के लोगों में असंतुष्टता की भावना न पनप सके, उनमें किसी भी प्रकार से बेगानेपन की भावना न जाग सके। ओके, ये हो गए तीसरा अमेंडमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम किया गया बच्चों कि वहां पे सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। वहां पे किस चीज का गठन किया गया? सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। ठीक है, जैसे वहां पे मैंने बताया था कि मेनली 3 समुदाय थे, डच, फ्रेंच और जर्मन। डच, फ्रेंच और जर्मन थे, है ना। तो इन तीनों समुदाय के लोगों के लिए एक स्पेशल सरकार का गठन किया गया। डच भाषी लोगों के लिए डच सामुदायिक सरकार, फ्रेंच वालों के लिए फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट एंड जर्मन लोगों के लिए जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट। सबसे बड़ी विशेषता देखो, याद रखना बच्चों, ये कभी कभी कम्युनिटी गवर्नमेंट पूछ लेता है 2 नंबर का मार्क्स का, 2 मार्क्स का पूछ लेता है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट आप समझ सकते हो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट स्पेशली किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बनाया गया था। जैसे डच भाषी का कम्युनिटी गवर्नमेंट है तो उन सरकार का गठन भी सिर्फ डच भाषी लोगों के द्वारा वोट से किया जाएगा। फ्रेंच वालों का यदि कम्युनिटी गवर्नमेंट बन रहा है, उनकी सामुदायिक सरकार बन रही है, फ्रेंच वालों का सामुदायिक सरकार बन रही, तो उनके लिए वोट कौन देगा? फ्रेंच वाले ही, फ्रेंच भाषी लोग ही देंगे। सेम इसी प्रकार से जर्मन लोगों का। तो ये बनाया क्यों गया? क्या वजह थी? तो इसका पीछे वजह था कि ये जो सामुदायिक सरकार बनेगी वो उनकी शिक्षा, भाषा और संस्कृति की डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। यानी जो डच भाषी है, डच भाषी समुदाय, डच वाले का जो सामुदायिक सरकार है वो डच लोगों की शिक्षा, भाषा और संस्कृति के डेवलपमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें बहुत बड़ा कोई रोल नहीं होगी, बस वो सिर्फ असिस्ट करेगी। तो ये 4 प्रकार के जो अमेंडमेंट किए गए, इससे क्या हुआ कि बेल्जियम के लोगों में किसी भी प्रकार की असंतोष नहीं पनपा, उनमें बेगानेपन की भावना जो है वो जागृत नहीं हुई और वहां पर किसी भी प्रकार का कोई सिविल वॉर जैसा सिचुएशन नहीं उत्पन्न हुआ। तो ये थी बच्चों आज की कहानी, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद और बेल्जियम की समझदारी। आई होप आपको ये क्लास बहुत मज़ेदार लगा होगा, और यदि मज़ेदार लगा होगा बच्चों तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को क्या कर दो, शेयर कर दो और लाइक करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे एनर्जी का सबसे बड़ा बूस्टर है। मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए